साल 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की नहर में एक लड़की की लाश तैरती हुई पाई गई थी। तारीख थी 17 जुलाई। यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का मामला समझा, लेकिन जब इस केस की जांच आगे बढ़ी तो 2 साल बाद दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा सच आया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यूपी पुलिस ने जिन लोगों को कातिल ठहराया था, उनकी भी उसी दिन हत्या कर दी गई थी जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ था। वेद प्रकाश फैमिली हत्याकांड के नाम से चर्चित इस केस में बहुत सी चौंकाने वाली बातें सामने आईं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा केस क्या था और हत्या करने के पीछे कातिल का क्या मकसद था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस केस में सबसे अहम किरदार 6 लोग हैं। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल, उनकी पत्नी साधना, उनकी बेटी नैना, उनका बेटा शुभम, रितेश कटियार और अभिषेक पाल। 17 जुलाई 2016 को यूपी के हापुड़ की कैनाल में कुछ लोगों को एक महिला की लाश तैरती हुई दिखाई देती है, तो लोगों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। देखते ही देखते वहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि सभी हैरान थे कि आखिर इस नहर के अंदर लड़की की लाश कहां से आ गई। इसलिए उस इलाके के रहने वाले लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। खबर मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर तुरंत पहुंच जाती है। फिर पुलिस ने उस नहर में से उस शव को निकलवाया। वहीं पास में ही एक सेंट्रो गाड़ी खड़ी थी, जिससे पुलिस ने यह अंदाजा लगा लिया था कि लाश को उसी कार में लाया गया था। इसलिए पुलिस ने उस कार की छानबीन भी शुरू कर दी, पर कार से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। कार के ऊपर जो नंबर था उससे यूपी पुलिस ने पता लगाया कि वो कार दिल्ली के वजीराबाद इलाके में रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की है। पर जब यूपी पुलिस नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद में पहुंची तो उस महिला के माता पिता और भाई घर पर नहीं थे। घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि पूरा परिवार आखिर कहां गया है। लड़की की पहचान नैना किरोड़ीवाल के तौर पर हुई, जो कि लगभग 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यूपी पुलिस ने इस केस को इस नजरिए से देखा कि नैना का जरूर किसी लड़के के साथ अफेयर होगा और घर वाले उसके खिलाफ होंगे। इसीलिए समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के माँ बाप और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। यूपी पुलिस ने इस मामले की जो भी तफ्तीश की, उसमें पुलिस के हाथों ज्यादा कुछ लगा नहीं। पूरा परिवार ही गायब था। इसलिए यूपी पुलिस ने जब इस केस की चार्जशीट कोर्ट में दायर की तो इसे ऑनर किलिंग का मामला बताया और कोर्ट में कहा कि लड़की के घरवाले उसकी हत्या करने के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस की रिपोर्ट और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने नैना के सभी फैमिली मेंबर्स को भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये केस पूरी तरीके से ऑनर किलिंग का था और अब खत्म हो गया है। इस केस को बंद कर दिया गया था। दोस्तों, जब यूपी पुलिस ने इस मामले को ऑनर किलिंग का मामला बताकर केस को क्लोज कर दिया तो उस वक्त हत्यारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि 4 लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद भी वो ऐश भरी जिंदगी जी रहे थे। पर चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ इस हत्याकांड में भी हुआ। फिर 2 साल बाद दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने नैना की हत्या को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला दावा किया जिसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यह दावा किया था कि नैना का परिवार कहीं भागा नहीं है, बल्कि परिवार के चारों सदस्यों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया है
दरअसल दिल्ली क्राइम पुलिस को एक दिन इस केस से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज पता चला जिसने इस पूरे मामले को पलट कर ही रख दिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को जो बातें पता चली वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। हत्या के 2 साल बाद सिर्फ एक सुराग ने सारी बाजी पलट कर रख दी और उस वजह से ही कातिलों का भांडा फोड़ हो सका। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि मर्डर के 2 साल बाद दिल्ली क्राइम पुलिस को आखिर कौन सा राज पता चला जिससे पुलिस कातिल तक पहुंच सकी। दोस्तों, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इस कहानी में 6 किरदार अहम थे। अभिषेक और रितेश के अलावा 2 नाम और सामने आए इस केस में, मनोज वावला और सोनू। मनोज ही वो कड़ी बना जिसकी वजह से इस केस को रीओपन किया गया। हुआ कुछ यूं था, जब पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया तो अनजाने में ही मनोज वावला नाम के लड़के ने इस वारदात के बारे में किसी को बताया था। उसने शेखी मारते हुए कहा कि 2 साल पहले उसने 4 लोगों का मर्डर किया था और आज तक क्राइम पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। ये बात किसी तरह दिल्ली क्राइम पुलिस के कानों तक जा पहुंची और पुलिस ने अपनी तहकीकात फिर से शुरू कर दी। ऐसा लगने लगा था कि अब वेद प्रकाश फैमिली के हत्यारों को क्राइम पुलिस धर दबोचेगी। पर दोस्तों, इस कहानी में फिर एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट आ गया जिसने पुलिस को भी घुमा कर रख दिया। दरअसल जब इस केस की तहकीकात करते हुए पुलिस मनोज वावला तक पहुंची तो तब तक उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और अपनी जांच जारी रखी। फिर तहकीकात करते हुए पुलिस को पता चला कि मनोज वावला की दोस्ती अभिषेक पाल के साथ थी। पुलिस को अभिषेक पर शक हुआ और शक की बुनियाद पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह था कि आखिर किसी की इस परिवार से क्या दुश्मनी थी जो पूरे परिवार को ही मौत की नींद सुला दिया। आखिर हत्यारे का मकसद क्या था? नैना की लाश अगर हापुड़ की नहर से मिली थी तो बाकी लोगों की लाशें कहां थीं? ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आ रहे होंगे। तो इन सब के जवाब पाने के लिए अब पुलिस ने अभिषेक पाल से पूछताछ की। पहले तो अभिषेक ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जब अपना रवैया थोड़ा सख्त किया तो वो टूट गया। उसके बाद पुलिस के सामने उसने कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे किए जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। तो अभिषेक पाल ने दिल्ली क्राइम पुलिस को ऐसा क्या बताया था? इस सब के बारे में जानने के लिए हमें घटना से पहले के समय में जाना होगा। वजीराबाद के रहने वाले वेद प्रकाश किरोड़ीवाल एक फाइनेंसियर थे। उसके अलावा दिल्ली के मजनू का टीला नाम की जगह पर उनकी कपड़ों का बिजनेस भी था। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसीलिए उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी साधना और बेटी नैना के अलावा एक बेटा शिवम भी था। पूरी फैमिली बहुत हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन तब एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरे परिवार का खात्मा कर दिया गया। वेद प्रकाश की दुकान पर रितेश कटियार नाम का एक लड़का काम करता था। उसे ऐसा लगने लगा था कि नौकरी करके वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पर कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा होना जरूरी है, जो उसके पास नहीं था। उसने इस बारे में वेद प्रकाश से बात की और अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि उसके पास काम की शुरुआत करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर वेद प्रकाश उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से रितेश कटियार ने अगस्त 2015 में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल से 9 लाख रुपए का लोन ले लिया। जब रितेश ने कर्ज लिया था तो उस वक्त अभिषेक पाल उसका गारंटर बना था। इसके अलावा रितेश ने वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की दुकान भी किराए पर ले ली थी। तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हेल्प से अब रितेश ने अपना काम शुरू कर दिया था।
शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा और हर महीने रितेश कटियार वेद प्रकाश को लोन की किस्त दे दिया करता था। लेकिन उसका बिजनेस दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और उसे नुकसान होने लगा। लगातार होते घाटे की वजह से अब रितेश के लिए हर महीने लोन की इंस्टॉलमेंट देना और दुकान का किराया देना बहुत मुश्किल हो गया था। जब रितेश कटियार ने कर्जे की किस्त और रेंट देना बंद कर दिया तो पहले तो वेद प्रकाश किरोड़ीवाल ने उससे प्यार से कहा कि वह समय पर उसे उसका पैसा दे दिया करे। लेकिन जब रितेश कटियार के सिर पर जू नहीं रेंगी तो उसने फिर उसके ऊपर अपने पैसे वापस लेने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर दोनों में आए दिन बहस होने लगी। पैसों की वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई। लेकिन इस परेशानी का कोई हल नहीं था क्योंकि रितेश कटियार का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया था। तो ऐसे में उसके पास वेद प्रकाश को देने के लिए पैसे नहीं थे। रोज रोज की चिक-चिक और बहसबाजी से रितेश कटियार बहुत परेशान हो गया था। वह इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। वेद प्रकाश अब रितेश कटियार के गारंटर अभिषेक पर भी पैसे वापस करने के लिए दबाव बनाने लगे थे, जिससे वह भी परेशान हो गया था। जब किसी तरह से कोई बात बनती नहीं दिखी तो तब एक दिन इन दोनों ने फैसला किया कि वे इस प्रॉब्लम का कोई बहुत ही अच्छा हल निकालेंगे। उन्हें अब कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ये मामला पूरी तरह से खत्म हो जाए। पर आपको यकीन नहीं आएगा कि इन दोनों के शैतानी दिमाग में एक ऐसा घिनौना आइडिया आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। अब आगे जो भी आपको इस केस में पता चलेगा वो आपको बहुत ज्यादा दुखी कर देगा और आप अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब ये दोनों कुछ बहुत ही खतरनाक काम करने वाले थे। काफी सोचने के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। हत्या की साजिश रचने में इन्होंने 2 किशोर लड़कों मनोज वावला और सोनू को भी शामिल कर लिया था। प्लान के मुताबिक अभिषेक ने अब नैना के छोटे भाई शुभम को ड्राइविंग सिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका मकसद था कि वह इस परिवार के करीब आ जाए, जिसमें वह कामयाब भी हो गया। जब इनको लगा कि सब कुछ इनकी योजना के हिसाब से हो रहा है तो तब इन्होंने 15 जुलाई को वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की हत्या की योजना बनाई। हत्या वाले दिन यानी कि 15 जुलाई 2016 को अभिषेक पाल लगभग सुबह के 11 बजे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंच गया और उसने वेद प्रकाश से कहा कि शुभम की कार के टायर खराब हो रहे हैं और उन्हें चेंज करवाना जरूरी है। उसने वेद प्रकाश को टायर बदलवाने के लिए अपने साथ टायर की शॉप पर चलने के लिए कहा। बस फिर क्या था, वेद प्रकाश अभिषेक के साथ टायर वाले की दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि अभिषेक उनके साथ कोई खूनी खेल खेलने वाला है, क्योंकि चाहे लाख लड़ाई झगड़ा सही, पर वेद प्रकाश को अभिषेक के ऊपर भरोसा था, क्योंकि वह उनकी दुकान पर काफी समय से काम करता था। शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उनकी और उनके पूरे परिवार की जान गई। कई बार हम ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं जो आगे चलकर हमारी आस्तीन का सांप बन जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें दूसरे लोगों पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अपने घर से निकलकर वेद प्रकाश गाड़ी की अगली सीट पर बैठ गए। वेद प्रकाश किरोड़ीवाल फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे कि तभी मौका देखकर हत्यारों ने क्लच वायर लेकर उनका गला घोंटना शुरू कर दिया। वेद प्रकाश बुरी तरीके से तड़प रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे, लेकिन सब बेकार। जब उनका शरीर ठंडा हो गया तो कातिलों ने उनके शव को कार की डिग्गी में डाल दिया। दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने कितनी चालाकी के साथ वेद प्रकाश किरोड़ीवाल को मौत के घाट उतार दिया।
लेकिन अब इन दोनों को इस बात का डर सताने लगा कि जब वेद प्रकाश घर नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना और बेटा शुभम पुलिस को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वह अभिषेक के साथ घर से निकले थे। बस इसी डर की वजह से इन दोनों ने फैसला किया कि वो इस पूरी फैमिली को ही निपटा देते हैं। लगभग दोपहर को 2 बजे इन दोनों ने शुभम को कॉल किया और उससे कहा कि तुम्हारी कार के टायर सही हो गए हैं, तुम आकर एक बार गाड़ी चलाकर देख लो कि टायर सही हैं या नहीं। शुभम को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि कोई इस तरह धोखे से बुलाकर उसकी हत्या कर सकता है। वह उनके पास चला जाता है। शुभम की हत्या भी ठीक वैसे ही की गई जैसे वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की गई थी, यानी कि उसका मर्डर भी क्लच वायर से किया गया था। गला घुटने की वजह से और सांस रुकने की वजह से शुभम ने दम तोड़ दिया। उसका मर्डर करने के बाद अभिषेक और रितेश कटियार ने उसकी बॉडी को भी पीछे डिग्गी में रख दिया, जहां पर पहले से ही वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की बॉडी रखी हुई थी। दोनों बाप बेटों का काम तमाम करने के बाद अब इन दरिंदों ने अगला निशाना वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की पत्नी साधना को बनाया। शाम हो चली थी और उस वक्त वे फिर से वेद प्रकाश किरोड़ीवाल के घर पहुंच गए और वहां उनकी पत्नी साधना से झूठ बोला कि उनके पति का एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। अपने पति की एक्सीडेंट की खबर सुनकर साधना परेशान हो गईं और वह उन दोनों के साथ घर से निकल गईं ताकि जल्द से जल्द अपने पति के पास पहुंच सकें। लेकिन बेचारी साधना को क्या पता था कि उनके पति और बेटे का तो पहले से ही कत्ल कर दिया गया है और अब उनकी बारी है। साधना को मारने के लिए भी उन्होंने उसी क्लच वायर का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने वेद प्रकाश और शुभम को ठिकाने लगाया था। अब केवल नैना बची थी। लगभग रात 9 बजे के करीब दोनों आरोपी वेद प्रकाश के घर फिर से जाते हैं और नैना को वही एक्सीडेंट की झूठी कहानी सुनाते हैं जो उन्होंने उनकी मां साधना को सुनाई थी। नैना भी उनकी बातों में आ जाती है और उनके साथ घर से निकल जाती है। रास्ते में नैना की भी क्लच वायर से गला घोंटकर हत्या कर दी जाती है। एक हंसता खेलता परिवार कुछ ही घंटों में मौत की नींद सुला दिया गया था और हत्यारों को अपने किए पर ना तो कोई शर्म थी और ना ही दुख। ऐसे लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं होते। वो अपने किए हुए कांड के बारे में अफसोस तो तब करते जब उनके दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत होती। जब उन्होंने उस पूरे परिवार के लोगों को खत्म कर दिया तो उसके बाद वे उस कार को लेकर एक स्कूल में गए जो सुनसान था और वहां पर कोई भी आता जाता नहीं था। चारों लोगों के शवों को वे वहीं पर फेंक कर वापस आ गए। 16 जुलाई की रात को ही एक बार फिर से वो चारों उस स्कूल में गए और उन्होंने सभी लाशों को मैट में लपेटा और एक बार फिर से कार की डिग्गी में रख दिया। लेकिन इस बार कार वेद प्रकाश किरोड़ीवाल की थी और ये वही सेंट्रो कार थी जो हापुड़ की नहर के पास मिली थी। वे बहुत चालाकी से अपना काम कर रहे थे ताकि किसी को भी इस हत्याकांड की भनक तक न लगे और इसलिए उन्होंने उन शवों के ऊपर परफ्यूम से भरी हुई पूरी बोतल छिड़क दी ताकि किसी को बदबू ना जा सके। सारा काम करने के बाद हत्यारे सेंट्रो कार को चलाकर यूपी के हापुड़ तक पहुंच गए और वहां पर अपर गंगा कैनाल में चारों लाशों को डाल दिया। अगली सुबह कुछ लोगों ने एक महिला की लाश को नहर में देखा और फिर पुलिस को बुलाया। बाकी 3 लोगों के शवों के बारे में आज तक कुछ पता नहीं चल सका है। इस मर्डर के मेन अक्यूज्ड रितेश कटियार ने डिप्रेशन और गिल्ट में आकर 2017 में कर लिया था। सोनू की भी मौत हो चुकी थी और बावला भी सड़क दुर्घटना में मारा गया था। जरा किस्मत तो देखिए इन लोगों की। 1 साल पहले इन्होंने 4 लोगों को निपटाया था और अब वे खुद ही इस दुनिया से जा चुके थे।
दिल्ली क्राइम पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड अभिषेक पाल को गिरफ्तार करके अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिससे सारा केस खुलकर सामने आ गया। फिलहाल ये मामला कोर्ट में चल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर यूपी पुलिस साल 2016 में इस मामले को ऑनर किलिंग का केस नहीं मानती, तो अभिषेक पाल इतने टाइम तक ऐश की जिंदगी नहीं गुजार सकता था। पर पुलिस के सामने ये केस कुछ इस तरीके से सामने आया कि तहकीकात के दौरान पुलिस को ये ऑनर किलिंग का मामला ही लगा। शायद हत्यारे जरूरत से ज्यादा चालाक थे, जिन्होंने षड्यंत्र को बहुत ही शानदार तरीके से रचा था। पर वह कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी जरूर भरता है और हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ठीक ऐसा ही इस केस में भी हुआ। दोस्तों, इस पूरे हत्याकांड के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि यूपी पुलिस ने आखिर सही से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की होगी? आपके हिसाब से क्या वेद प्रकाश किरोड़ीवाल ने रितेश कटियार को पैसे देकर गलती की थी, या उन्हें रितेश कटियार और अभिषेक पाल पर जरूरत से ज्यादा पैसे वापस लेने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए था? आप इस केस के बारे में जो भी सोचते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपराध की दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही हम हाजिर होंगे एक ऐसी ही होश उड़ाने वाली क्राइम की दास्तान लेकर जो आपका दिल दहला देगी।